सबसे पहले भारत बंद की बात करेंगे, जिसका आह्वान कृषि कानून के विरोध में किसानों ने किया है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। बंद को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन हासिल है। बंद सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है और कई शहरों में इसका असर भी दिखाई देने लगा है। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने सुबह सुबह प्रदर्शन किया है। हरियाणा में इसका खासा असर देखा जा रहा है। सोनीपत के गन्नौर स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट के सामने किसानों ने नेशनल हाईवे 44 को जाम किया। चंडीगढ़ दिल्ली जाने वाले रास्ते पर किसान पत्थर लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। करनाल में किसान प्रदर्शनकारियों ने NH 44 को बंद कर दिया है। रोहतक के पास किसानों ने जाम लगाया है। जींद में किसानों ने हाईवे समेत तकरीबन सभी रास्तों को जाम किया है। जींद पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे, हिसार चंडीगढ़ हाईवे, जींद हिसार हाईवे और कई अन्य मार्ग अवरुद्ध हैं। अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे किसानों ने जाम किया है। पंजाब के फजलका जिले में किसान संगठनों ने अबोहर के गंगा नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। यहां वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गांधी सेतु पर जाम लगाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग शहरों की, जहां पर इस बंद का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। खासतौर पर जो नेशनल हाईवेज हैं उन्हें बंद किया गया है किसानों की तरफ से, ताकि इस बंद का ज्यादा से ज्यादा असर दिखाई दे सके। गाजीपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर किस तरीके से किसानों में भोजन बांटा जा रहा है, क्योंकि लंबा चलने वाला बंद किसानों की ओर से बुलाया गया है। जींद में भी इसका असर देखा गया, वहां पर वाहनों को आवाजाही करने से रोक दिया गया। कई नेशनल हाईवेज इस वक्त बंद हैं, पूरी तरीके से ठप हैं, जहां पर वाहनों की आवाजाही की मनाही है। मंजीत सहगल चंडीगढ़ अंबाला हाईवे से मेरे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले मंजीत का रुख करेंगे। मंजीत, जहां पर आप खड़े हैं वहां पर बंद का कितना असर दिखाई दे रहा है? क्या वहां पर भी नेशनल हाईवे को जाम किया गया है? बिल्कुल, इस वक्त अंबाला चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं। दोनों तरफ से इस हाईवे को जाम कर दिया गया है। किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से ये जाम शुरू कर दिया गया था, 4 बजे तक प्रभावित रहेगा। यहाँ अच्छी बात यह है कि एम्बुलेंसेस को या जिन छात्रों की परीक्षाएं हैं उनको गुजरने की इजाजत दी जा रही है। एम्बुलेंसेस वजह से गुजर रही है, लेकिन जो तीमारदार निजी वाहनों में अस्पताल जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ा सा पैदा हो रहा है। वो इन प्रदर्शनकारियों से थोड़ा उलझते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर ये जो बंद है इसका पंजाब और हरियाणा में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जो लोग सड़क पर अपने वाहन लेकर पहुंच रहे हैं उनको घर वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, शिक्षण संस्थान सभी को बंद कर दिया गया है। सिर्फ अस्पतालों को खोलने की इजाजत है, एम्बुलेंसेस को गुजरने की इजाजत है। कुल मिलाकर किसान अब सड़कों पर है। आज 1 साल पूरा हो गया जब 3 कृषि कानून पास कर दिए गए थे। किसान और किसान संगठन लगातार कह रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लो, क्योंकि जब तक ये वापस नहीं होंगे इस तरह से बंद का आयोजन होता रहेगा, धरने प्रदर्शन आयोजित किए जाते रहेंगे। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ पटना से जुड़ गए हैं। रोहित, बिहार तक भी इसका असर देखा जा रहा है। बिहार में कौन कौन सी जगह है जो प्रभावित हुई है इस बंद से, उसके बारे में विस्तार से बताइए। नेहा, पहले तो मैं बताऊं कि किसानों का कोई ऐसा आंदोलन बिहार में पिछले 1 सालों से देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो राजनीतिक संगठन है यानी कि जो विपक्षी दल हैं वो लगातार किसानों के मुद्दे पर उन्हें समर्थन दे रहे हैं। और आज के भी जो भारत बंद किसानों ने बुलाया है उसमें महागठबंधन ने उसको समर्थन दिया है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन दिया है। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो पटना के इलाके हैं, हाजीपुर, सहरसा, दरभंगा, बेगूसराय, आरा, इन सब जगहों पे जहां पे लेफ्ट का एक स्ट्रांग होल्ड है या फिर आरजेडी का स्ट्रांग होल्ड है, इन सब जगहों पे सुबह से जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। NH को जाम किया है कई जगहों पर जो है टायर को भी जो है वो जलाकर जो है यातायात को बाधित करने की कोशिश की है। और पटना में की बात करें तो दिन में 10-11 बजे के आसपास आरजेडी के जो तमाम बड़े नेता हैं और कांग्रेस के भी जो नेता हैं सभी सड़कों पर उतरेंगे और किसानों के हक में जो है हल्ला बोल करेंगे।
गाजीपुर बॉर्डर से मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गाजीपुर वो जगह है जहां पर आप खड़े हैं जितेंद्र, जहां पर पिछले एक साल में कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन आज का जो धरना प्रदर्शन है, आज का जो बंद बुलाया गया है, वो दरअसल किस तरीके से अलग है? क्या किसान ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं या फिर जो पूरा यातायात है वो प्रभावित हुआ है? किस तरीके से ये अलग देख पा रहे हैं? और बिल्कुल नेहा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो NH9 है यानी नेशनल हाईवे नंबर 9, उसको किसानों की तरफ से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। इससे पहले जो आधा इलाका था वो चल रहा था, लेकिन अब इस पूरे इलाके में आप देख रहे हैं कि पूरा ये रास्ता सुनसान है और ये मेरठ और दिल्ली का रास्ता है। इस रास्ते को किसानों ने यहाँ पर बंद किया हुआ है और किसान जिस तरीके से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, वहीं आप देखिए कि यहाँ किस तरीके से जो दूसरी तरफ का रास्ता है उस रास्ते को भी यहाँ पर किसानों ने बंद किया हुआ है और लगातार किसानों की तरफ से यहाँ भाषण दिए जा रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून है उसको सरकार पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर उन लोगों को कोई ना तो बातचीत करने के लिए पहुंच रहा है और न किसी तरीके से उनसे संपर्क किया जा रहा है। ऐसे में इस रास्ते को बंद किया गया है। ये NH9 है, इसके अलावा NH24 उस रास्ते को भी बंद किया गया है। जो इसके दूसरी तरफ रास्ता जाता है उस रास्ते में ये कहा गया है कि पुलिस ने पूरी अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी है, जिससे कि जो किसान हैं अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से तो उनको रोका जाए। ऐसे में पुलिस ने पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन किसानों ने जिस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन इस वक्त इस सड़क पर दिया हुआ है जो कि नेशनल हाईवे नंबर 9 है, ये लोग यही लगातार मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे ऐसे ही सारे किसान अलग अलग बॉर्डर पर डटे रहेंगे और आज भारत बंद के जरिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये आंदोलन रोहित भी हमारे 10 साथ जुड़े हुए हैं, लगातार मंजीत भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें किसानों के भारत बंद के दौरान सबकी निगाहें गाजीपुर बॉर्डर पर टिकी हुई हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत यहां आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। टिकैत से बात की आज तक संवाददाता कुमार कुणाल ने। आज भारत बंद है और आप यहाँ पर भंडारे की तैयारी कर रहे हो, ये क्या मतलब है? परमानेंट चलता रहता है और मेरी ड्यूटी ये आलू काटने की है। रोज जब यहाँ रहता हूँ तो ये जो आलू का कटिंग होता है, क्योंकि इतना काम करना चाहिए, ये काम जरूरी है करना। अच्छा, लेकिन बात ये है कि आज जो भारत बंद है इसको किस तरीके से आपको लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा? क्योंकि 10 महीने तो आपके हो गए, 11वें महीने में आपका आंदोलन चला गया है, अब चुनाव भी है, तो असर क्या ये राजनीतिक ज्यादा है या किसानी का मुद्दा ज्यादा है? क्या लग रहा है? ये तो किसानी का मुद्दा है, राजनीति तो मुद्दा नहीं है, ये किसानी का इशू है। लेकिन जो किसान हैं उसपे कई बार ये भी होता है क्या कि जो मुद्दे हैं वो आप जाकर के पंचायत कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं, जो अलग अलग पार्टियां हैं वो आपके बंद को समर्थन दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं सियासी भी तड़का तो है ना इसमें? सियासी क्या होगा? कानून कौन लेकर आया और किसकी सरकार है, तो आंदोलन उसी के तो खिलाफ होगा। ये सत्ता छोड़ दे, कांग्रेस वाले को दे दे तो उनके खिलाफ रहेगा। हमारा सरकार के खिलाफ है, सरकार किसी की भी होगी उसके खिलाफ है। आज बंद से क्या हासिल करना चाहते हैं? आज बहुत सारी सड़कें बंद है, ट्रैफिक बंद है, क्या आपको लगता है क्या लोगों को मुश्किल होगी तो आपको फायदा होगा? लोगों को कोई मुश्किल नहीं है। बंद क्या देश में पहले नहीं हुएगा कभी? उनसे पूछो न जिनकी आज सरकार है कि वे जब बंद करते थे तो उससे क्या फायदा होता था। हमने तो उन्हीं से सीखा कि भारत बंद भी होता है, मगर भाई भारत बंद होता है तो उसे भी करके देख लो, हो सके कि उससे कोई रास्ता निकल जाए। 5 सितंबर को आपने पंचायत की थी, वहीं से बंद का ऐलान किया था। आज बंद आप कर रहे हैं 10 घंटे का, ये आगे कहाँ ये रास्ता जा रहा है? क्योंकि भारत बंद से पहले भी हुआ है, क्या आपको लगता है कि इससे कोई रास्ता समाधान निकलने वाला है? आंदोलन का ये भी एक हिस्सा है। सरकार है, सरकार बेईमानी है, धोखेबाज है। जो सरकारें हैं वो एलिगेशन लगाने का काम करती है, दूसरे को नीचा दिखाने का काम करती है, षड्यंत्र रचती है। इन षड्यंत्र से अगर बच जाए तो बिल्कुल हो जाएगा। सरकार षड्यंत्रकारी है, एलिगेशन लगाती है, कुछ न कुछ करती है।
हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास रुक करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर किसानों से बातचीत की अपील की है। मैं समझता हूं किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सबका है और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अरविंद, किस तरीके से सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है? क्योंकि हमने देखा है बीते एक साल में कई बार जब जब इस आंदोलन की चिंगारी बुझने लगी, किसानों ने इसी तरह के बंद का आह्वान किया, जिसके मद्देनजर सुरक्षा हर बार और कड़ी कर दी गई, और खासतौर पर 26 जनवरी की घटना के बाद से। जी बिल्कुल, 26 जनवरी का जिक्र किया आपने, तो मैं बताऊं मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां 26 जनवरी को सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, लाल किला। और लाल किले की बात करें तो पुलिस के ये जवान देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर तैनात है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, और लाल किले की सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया। अगर आप देखें तो ये जो लाल किले की तरफ जो सड़क आती है उसमें बैरिकेटिंग कर दी गई, यानी यहाँ पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लाल किले की तरफ जो सड़क आती है उस सड़क को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ दूसरी साइड की अगर बात करें तो दूसरी साइड से भी घेरेबंदी कर दी गई है, यानी कि लाल किले को पूरी तरह से घेर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ जो मेट्रो स्टेशन है लाल किले का, अगर आप देखेंगे तो वहां भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में स्पेशल ब्रांच को एक इनपुट मिला था कि जो ये किसान आंदोलन है इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी घुसपैठ कर सकते हैं और हिंसा फैला सकते हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। बॉर्डर एरिया की पूरी तरह से वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उसके अलावा लाल किले की खासतौर पर नई दिल्ली इलाका है जो वीवीआईपी इलाका माना जाता है, जहां कई मंत्री और बड़े नेता होते हैं, वहां पर भी सुरक्षा बेहद टाइट कर दी गई है। लेकिन लाल किले का जैसा शुरुआत में आपने जिक्र किया था नेहा कि 26 जनवरी को यहाँ पर जमकर हिंसा हुई थी, तो ऐसे में जब भी जो किसान है वो बीच बड़ी खबर दिखा देते हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों का भी समर्थन हासिल है किसान आंदोलन को। इसी को लेकर राहुल गांधी का एक अहम ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसानों का हिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, सरकार को किसानों का सत्याग्रह पसंद नहीं है। ये राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया। इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से मुखर तौर पर राहुल गांधी किसान आंदोलन के समर्थन में आगे आए हैं। और इस भारत बंद का कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। आइए बंद पर कुछ विपक्षी नेताओं का बयान आपको दिखाते हैं। किसानों ने भारत बंद का जो ऐलान किया है, इस पे हम लोगों ने, सभी लोगों ने राय बनाया है कि इस आंदोलन में हम लोग किसानों के साथ रहेंगे और भारत बंद का सारी पार्टियां महागठबंधन की समर्थन करेंगी। किसान यूनियन ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया है। हमारे कार्यकर्ता इस बंद में शामिल होंगे पूरे महाराष्ट्र में। आम आदमी पार्टी खेती आंदोलन ਨੂੰ अपना पूर्ण समर्थन ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ हर मोर्चे 'ਚ डट के किसान आंदोलन ਦੇ हक 'ਚ आवाज उठाती रहेगी। और भारत बंद का सबसे ज्यादा असर हरियाणा में दिखाई दे रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा है कि बंद से सरकार को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बंद कराने वाले इस बात का खास ख्याल रखें कि इससे आम आदमी को दिक्कत ना आए। देखिए, अब लोकतंत्र है, इसमें हर कोई अपने तरीके से आंदोलन का जो रूपरेखा रखनी होती है वो सब करते ही हैं। शांतिपूर्वक चले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं अपील करूंगा कि लोग अपने कामों पर रहें और कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी। भारत बंद की कॉल उन्होंने दे रखी है, पर हमारा उनसे यही कहना है कि आम आदमी को दिक्कत ना हो। तो 1 साल हो चुका है इस किसान आंदोलन को शुरू हुए, उसी को लेकर जगह जगह पर व्यापक तौर पर प्रदर्शन के इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर, अंबाला, जींद, रोहतक, पटियाला, सभी जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन प्रदेश और उसके आसपास से सटी सीमाओं पर देखा जा रहा है, जहां पर ट्रैफिक की आवाजाही बंद कर दी गई है या फिर आंशिक तौर पर ही खोली गई है। कई ऐसे रूट्स हैं जिन्हें डाइवर्ट किया गया है। ऐसे रास्तों से आज के दिन बचना चाहिए, क्योंकि आज
भारत बंद का आह्वान किसानों की ओर से किया गया है। मेरी ये बेनती है सारे देशवासियों से भी कि उठो, किसानों का साथ दो। किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारे भगवान हैं। हम सुबह सुबह यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर विशेष ध्यान रखते हुए योगी सरकार के मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरों को एंट्री मिली है। इन नए चेहरों में सबसे खास नाम है जितिन प्रसाद का। हम आपको दिखाते हैं कि इस मंत्रिमंडल में मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। यूपी में बीजेपी की परीक्षा का वक्त नजदीक है, लिहाजा कामयाबी की पुख्ता तैयारी के लिए पार्टी सारे दांव आजमा रही है। ये वही दांव है, चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। इस विस्तार में 7 मंत्रियों ने शपथ ली। कुछ दिनों पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को मौका मिला है। केंद्र की यूपीए सरकार में मंत्री रहे। यूपी में बीजेपी का अहम ब्राह्मण चेहरा। 2004 में पहली बार लोकसभा पहुंचे पिता जितेंद्र प्रसाद भी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भारत। जितिन प्रसाद के अलावा संगीता बिंद ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पहली बार 2017 में जीती विधानसभा चुनाव। 2005 में जिला पंचायत चुनाव में मिली जीत। पार्टी की पिछड़ी जाति बिंद का चेहरा। संगीता बिंद की कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। योगी के मंत्रिमंडल में छत्रपाल गंगवार को भी जगह दी गई है। बरेली के बहेड़ी से अभी विधायक हैं। पहली बार 2007 में विधानसभा पहुंचे। दूसरी बार 2017 में विधानसभा चुनाव जीता। बीजेपी के जिला मंत्री भी रहे। लंबे समय से आरएसएस से गंगवार का जुड़ाव। इसके अलावा संजीव कुमार गौड़, पलटू राम, दिनेश खटीक और धर्मवीर प्रजापति को भी जगह मिली है। योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए जिन नामों की चर्चा है उनमें से एक ब्राह्मण चेहरा है, बाकी 6 पिछड़े और दलित हैं। ने ये एक चुनाव के पहले जातियों का एक गुलदस्ता सजाने की कोशिश की है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि चुनाव में जो उनका समीकरण 2014 में था, जो उनका समीकरण 2017 में था, उसी समीकरण के बूते बीजेपी 2022 के चुनाव में जा रही है। यानी कि समीकरण का मतलब वही अति पिछड़ी, वही पिछड़ी जातियां, वही ओबीसी वोट बैंक जो बीजेपी का अब वोट बैंक कहा जाता है और जिनके बूते इन्होंने 14, 17 और 19 की नैया पार की थी। दरअसल यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तब से है जब केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। तब से ही चर्चाएं थी कि योगी सरकार में नए मंत्रियों को जगह मिलेगी, लेकिन अलग अलग कारणों से ये टलता रहा। इस तौर से जो हमारे आज 7 मंत्रिपरिषद के साथियों ने शपथ ली है, उसमें समाज के उन हिस्सों से आने वाले जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। सरकार की शुरू से नियत रही समय समय पर सभी पक्षों को सभी के लिए काम करना, सबका साथ सबका विकास के आधार पर सरकार का संचालन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा ये विस्तार है और लोगों को काम करने का जितना भी समय बचा है और अवसर मिलेगा। अब सवाल यह है कि इस वक्त सीएम योगी को मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल चुनाव में सिर्फ 6 महीने बचे हैं और बीजेपी का पूरा फोकस सत्ता में वापसी पर है। शायद यही वजह है कि पार्टी जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने निषाद पार्टी को अपने पाले में रखा है और माना जा रहा है कि संजय निषाद को एमएलसी बनाया जा सकता है। हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने समाज के हक हिस्से, इनके आरक्षण है, इनकी रोजी रोटी छीना गया है, ये देश को आज़ाद कराने जातियाँ हैं, ये आज के दिन में 1 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं, आज के दिन में कपड़े नहीं है, घर नहीं है। इनके हक हिस्से संविधान में जो लिखा है, आरक्षण मझवार गाँव तुरैया खरवाड़ बिलार खरकोली, उसकी लड़ाई के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मंत्रिमंडल विस्तार की एक बड़ी वजह यह भी है कि किसान आंदोलन और जाटों की नाराजगी ने योगी सरकार की चुनौतियों में बढ़ोतरी की है। पार्टी लगातार किसानों की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले योगी सरकार ने गन्ना किसानों को तोहफे का ऐलान भी किया। जितना गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों का 10 वर्ष में नहीं हुआ, मात्र 4.5 वर्ष में 1,44,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। और हम लोगों ने तय किया है कि 30 नवंबर तक
अधिकतर गन्ना मूल्य का भुगतान करने की कार्रवाई होने के साथ साथ चीनी मिलों को फिर से संचालित करने की व्यवस्था भी हम करेंगे। यूपी में चुनाव के करीब 6 महीने बचे हैं। जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे ये साफ होगा कि किसानों की नाराजगी दूर होती है या नहीं, और मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण का दाव फायदा पहुंचाता है या नहीं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी 4 दिवसीय अमेरिका दौरे से वापस लौट आए हैं, लेकिन उनके दौरे से भारत और अमेरिका के नए रिश्तों की जो शुरुआत हुई है उसमें दिल, दोस्ती, कूटनीति और व्यापार के साथ बहुत सारे अमेरिकी हथियार शामिल हैं। काबुल में रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर लैंडिंग तक, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों के मूवमेंट से लेकर भारतीय समुद्री सीमा की निगरानी तक, आग उगलती तोपों से लेकर गोलियां बरसाती असॉल्ट राइफल तक, इन सभी हथियारों की खासियत यह है कि इन सब का इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है और इन सब की सप्लाई अमेरिका ने की है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत और अमेरिका के संबंधों के एक नया दौर की शुरुआत की है और इन संबंधों में गर्माहट लाने का काम करेंगे रक्षा सौदे। दोनों देशों के बीच रक्षा सौदों की बहार बनी रहेगी। भारत और अमेरिका के रक्षा सौदों में इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है आधुनिक हथियारों से लैस 30 प्रीडिएटर ड्रोन्स, जिन्हें अमेरिकी कंपनी जनरल ऑटोमिक्स ने बनाया है। इनके दाम कम करने को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि ये डील बहुत जल्द अंतिम रूप ले लेगी। पीएम मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के पहले दिन प्रीडिएटर ड्रोन बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक के सीईओ विवेक लाल से बातचीत की थी। ये MH-60R रोमी हेलीकॉप्टर किसी भी सबमरीन के लिए मौत का संदेश लेकर आते हैं। इनमें से 2 की डिलीवरी हो चुकी है और बाकी के 22 अभी पाइपलाइन में हैं। ब्लैक हॉक या सी हॉक हेलीकॉप्टर परिवार का सबसे एडवांस वर्जन है। भारत के पास 11 अमेरिकी C-17 है। जो कोविड से लेकर काबुल तक हर तरह के मिशन में काम आते हैं। अमेरिका से मिली करीब 1 दर्जन C-130J सुपर हरक्यूलिस भी भारतीय वायुसेना का अभिन्न अंग बन चुके हैं। पंद्रह अमेरिकी CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर भी भारतीय वायुसेना की जबरदस्त ताकत बन चुके हैं। चीन के साथ टकराव के बाद लद्दाख में अपाचे हेलीकॉप्टर अपना शक्ति प्रदर्शन करते लगातार दिखते रहते हैं। भारतीय वायुसेना के पास 22 अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा 6 और अपाचे का ऑर्डर दिया गया है, जिनकी डिलीवरी जल्द होगी। अमेरिका में बनी SIG 716 असॉल्ट राइफल की सप्लाई पिछले साल शुरू हो गई थी और अब ये फ्रंटलाइन पर मौजूद भारतीय सैनिकों के लिए सबसे भरोसेमंद हथियार है। ये भारतीय सेना के वो हथियार हैं जिन पर अमेरिकी छाप नजर आती है। 2 दशक में $20 अरब यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए के ये हथियारों के सौदे हो चुके हैं। अब पीएम मोदी और बाइडेन ने हाथ मिलाया है तो भारत और अमेरिका का ये रिश्ता और आगे बढ़ेगा और इससे भारत को सिर्फ हथियार ही नहीं कई और फायदे भी मिलेंगे। शिव अरूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।